बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स के इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इस पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज हम राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर फिरोज सोनवानी, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। तो चलिए शुरू करते हैं राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति को समझने की। इसमें सर्वप्रथम हम राजकोषीय नीति या प्रशुल्क नीति को समझेंगे। सर्वप्रथम इसका अर्थ देखते हैं। राजकोषीय नीति या प्रशुल्क नीति का अर्थ, प्रशुल्क या राजकोषीय नीति का अर्थ सरकारी कर, व्यय व उधार से लगाया जाता है, जिसमें विदेशी व्यापार के संबंध में अपनाने वाली नीति भी शामिल है। साथ ही इसमें बजट की वे सभी क्रियाएं आती है जिसके अंतर्गत सरकार धन एकत्रित करती है, उसके व्यय की व्यवस्था करती है, ऋण प्राप्त करती है तथा भुगतान व वित्तीय प्रबंध करती है। प्रोफेसर किन्स के अनुसार प्रशुल्क या राजकोषीय नीति एक ऐसी नीति है जो अर्थव्यवस्था में संतुलनकारी तत्व के रूप में राजस्व का प्रयोग करती है। इस प्रकार प्रशुल्क या राजकोषीय नीति सरकार की वह नीति है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, ऋण तथा कर रोपण का कार्य सरकार द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं सरकार राजकोषीय नीति या प्रशुल्क नीति के फलन। तो इसमें पहला कर नीति है, सार्वजनिक व्यय नीति है, सार्वजनिक ऋण नीति है, घाटे की वित्त व्यवस्था है। ये इसके फलन है। अगर कर नीति की बात करें, कर नीति की बात करें तो इसके अंतर्गत सरकार आय प्राप्ति हेतु कर लगाती है, जो प्रायः दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर। अगर सार्वजनिक व्यय नीति की बात करें तो सार्वजनिक व्यय नीति का अर्थ सरकार के व्यय करने की नीति से है। सरकार प्रायः दो तरीके के व्यय करती है, विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय। अगर सार्वजनिक ऋण नीति की बात करें तो इस नीति के अंतर्गत सरकार ऋण प्राप्त करती है, जो दो प्रकार के हैं, आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण। फिर आता है घाटे के वित्त व्यवस्था की नीति। इस नीति के अंतर्गत सरकारी बजट में घाटा रहता है, जिसकी पूर्ति के लिए नोट जारी किए जाते हैं, नए नोट जारी किए जाते हैं। अब समझते हैं राजकोषीय प्रशुल्क नीति के उद्देश्य, जिसमें पहला है देश में पूंजी निर्माण की दर को बढ़ावा देना। ये बचत और निवेश के समायोजन द्वारा इसको किया जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, आय व संपत्ति की विषमता को कम करना, पूर्ण रोजगार देना, मुद्रास्फीति को रोकना, मूल्य नियंत्रण द्वारा आर्थिक स्थिरता लाना। आर्थिक स्थिरता मतलब देश में आर्थिक स्थिरता लाना, ये इसके उद्देश्य हैं। अब देखते हैं मौद्रिक नीति। पहला तो हम राजकोषीय नीति देख लिए, है ना। अब देखते हैं मौद्रिक नीति, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है ना। इसका अर्थ हम समझते हैं पहले। मौद्रिक सिद्धांत को व्यवहार में लागू करने को ही मौद्रिक नीति कहा जाता है। इस नीति का संबंध मुद्रा की पूर्ति तथा ब्याज दर में परिवर्तन से है। अर्थात मौद्रिक नीति आर्थिक नीति की वह शाखा है जो रोजगार, कीमत, आर्थिक विकास तथा विदेशी भुगतान में संतुलन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मुद्रा की पूर्ति, ब्याज की दर की संरचना तथा साख की उपलब्धता में परिवर्तन लाती है। मौद्रिक नीति को लागू करने का भार देश के केंद्रीय बैंक पर रहता है। इस तरह कहा जा सकता है कि किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में किसी विशेष आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, जैसे मूल्य स्थिरता, विदेशी विनिमय दर स्थिरता, पूर्ण रोजगार अथवा आर्थिक विकास के संचालन में मुद्रा व साख की
मात्रा के प्रसार तथा संकुचन के संबंध में किए गए प्रबंध को मौद्रिक नीति कहा जाता है। मौद्रिक नीति के उद्देश्य लक्ष्य, जिसमें पहला है पूर्ण या उच्च स्तरीय रोजगार। पूर्ण रोजगार का अर्थ प्रत्येक काम के योग्य और काम करना चाहने वाले, जो काम करना चाहते हैं, उसको रोजगार की प्राप्ति से है। अर्थशास्त्री द्वारा 3 से 5% तक के बेरोजगारी को घर्षण या ऐच्छिक बेरोजगारी माना गया है या माना जाता है। इस तरह 95 से 97% तक रोजगार के स्तर को पूर्ण रोजगार की स्थिति माना गया है। दूसरा देखते हैं मूल्य स्थिरता। मुद्रास्फीति से कुछ वर्गों को लाभ होता है तो कुछ वर्गों को हानि होती है। ऐसी स्थिति में मौद्रिक नीति के माध्यम से वस्तुओं की कीमत में स्थिरता लाने का प्रयास किया जाता है। इसका उद्देश्य यह बिल्कुल नहीं होता कि मुद्रास्फीति को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि 2% वार्षिक मुद्रास्फीति आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। जैसे कि हमने मुद्रास्फीति, इससे पहले की जो वीडियो है मुद्रास्फीति, उसमें हमने पढ़ा है। तीसरा है भुगतान संतुलन एवं विनिमय स्थिरता। वर्तमान में आर्थिक स्थिरता को आर्थिक विकास के साथ समन्वित कर दिया गया है एवं विनिमय स्थिरता या मूल्य स्थिरता को महत्व न देकर के समग्र रूप से आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी जाती है। किंतु जिन देशों में अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार का महत्व अधिक है, उन्हें विनिमय दरों में स्थिरता रखने के लिए मौद्रिक नीति का प्रयोग करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आर्थिक विकास। मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य आर्थिक विकास करना है। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सस्ती मौद्रिक नीति, चीप मनी पॉलिसी की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत ब्याज दर को कम किया जाता है, जिससे लोगों को ऋण लेने की प्रेरणा मिलती है और निवेश बढ़ते हैं। सस्ती मौद्रिक नीति उन्नत देशों के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि उन्नत देशों के लोगों के पास बचत अधिक होती है। विकासशील देश निम्न बचत स्तर के होने के कारण ब्याज दर में बढ़ोतरी जरूरी हो जाती है, जिससे कि बचत को बढ़ावा मिले। विकासशील देशों में आर्थिक विकास हेतु सस्ती मौद्रिक नीति के साथ अन्य आर्थिक नीतियों का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं मुद्रा की तटस्थता। मुद्रा की तटस्थता से अर्थ यह है कि मुद्रा को इस प्रकार नियंत्रित किया जाए कि चलन में उसकी मात्रा कीमतों को प्रभावित न करे। मुद्रा की तटस्थता इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि अधिकांश उच्चवान आर्थिक परिवर्तन, जिसको बोलते हैं, मौद्रिक परिवर्तन के कारण होते हैं या मौद्रिक परिवर्तन पैदा करते हैं। किंतु तटस्थ मुद्रा का विचार विकासशील देशों के लिए उपयुक्त नहीं है। वहाँ अगर तटस्थ मुद्रा नीति अपनाई जाती है तो वहाँ मुद्रा संकुचन की स्थिति निर्मित हो जाएगी, जिससे आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब देखते हैं मौद्रिक नीति के उपकरण अथवा साधन। ये 2 प्रकार के हैं। पहले तो परिमाणात्मक अथवा सामान्य नियंत्रण, और दूसरा है गुणात्मक अथवा चयनात्मक नियंत्रण। तो इसमें अपन पहला देखते हैं परिमाणात्मक अथवा सामान्य नियंत्रण, क्वांटिटेटिव और जनरल कंट्रोल। इसके अंतर्गत सबसे पहले तो बैंक दर आता है। तो बैंक दर क्या चीज़ है, ये चीज़ मैं आप लोग को बता दूं। पहले तो बैंक दर वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक विनिमय बिल खरीदता है या उनकी पुनर्कटौती करता है, या जिस दर पर वह अनुसूचित बैंकों को जमानत प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। अगर बैंक दर ऊंची होगी तो बैंक की साख प्रभाव कम होगा, और बैंक दर कम होगा तो बैंक का साख प्रभाव अधिक होता है। इसकी पॉलिसी दरें हैं मौद्रिक प्रबंधन की, 2 दर हैं, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर। रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई या केंद्रीय बैंक
बैंकों को या जो अन्य बैंक हैं, जो अनुसूचित बैंक हैं, उनको अल्पकालीन, मुख्यतः मतलब बेसिक तौर पर 15 दिन के लिए उधार देता है। अगर रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो यह वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों द्वारा जमा की गई कम अवधि की नकदी पर ब्याज देता है। तो ये दोनों थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है, लेकिन बहुत इजी है और समझ सकते हैं आसानी से हम। फिर दूसरा देखते हैं, परिवर्तनशील नकदी प्रारक्षित अनुपात, CRR जिसको बोलते हैं, इसको शार्ट में कैश रिजर्व रेशियो। इसके अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों का नगद कोष ही साख की उत्पत्ति का आधार होता है। अतः नगद कोष के अनुपात को बदलकर केंद्रीय बैंक आसानी से साख नियंत्रण का कार्य कर सकता है। इस नीति के अनुसार जब साख को कम करने की आवश्यकता होती है तब आरबीआई बैंकों के CRR में वृद्धि करता है, और जब साख बढ़ाने की बात आती है तो आरबीआई CRR का प्रतिशत कम कर देता है। फिर आता है वैधानिक तरलता अनुपात, SLR जिसको बोलते हैं शार्ट में, है ना। इसके अंतर्गत भारत के सभी अनुसूचित बैंकों को अपनी कुल मांग एवं सावधि जमा का कम से कम 25% के बराबर धन रखना होता है, जिसमें नगद, स्वर्ण, बंधन मुक्त प्रतिभूति ये सब आता है। इस वैधानिक तरलता अनुपात मतलब इसको वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। आरबीआई इसे 25% से बढ़ाकर 40% तक कर सकता है। अगर आरबीआई इसे बढ़ाता है तो बैंकों को SLR के रूप में अधिक धन रखना पड़ेगा, जिससे उनके साख की मात्रा घट जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं से तात्पर्य केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से है। अन्य शब्दों में खुले बाजार की क्रियाओं से तात्पर्य खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों तथा प्रथम श्रेणी के बिलों व प्रतिज्ञा पत्रों आदि के क्रय विक्रय से। केंद्रीय बैंक खुले बाजार की क्रियाओं का प्रयोग वाणिज्यिक बैंक के पास नगद आरक्षण को प्रभावित करने के लिए करते हैं। अब देखते हैं गुणात्मक अथवा चयनात्मक नियंत्रण क्या होता है। इसमें सबसे पहले उपभोक्ता का साख नियमन है, दूसरा है सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन है, नैतिक दबाव है, प्रत्यक्ष कार्यवाही है, प्रचार आदि, ये इसके अंतर्गत आता है। साख नियंत्रण की सामान्य या परिणात्मक विधियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा का संकुचन व विस्तार करना होता है, जबकि चयनात्मक या गुणात्मक नियंत्रण द्वारा साख के प्रवाह को आवश्यक उपयोगों की ओर मोड़ने तथा अनावश्यक उपयोगों की ओर जाने से रोकना होता है। अब देखते हैं मौद्रिक नीति की सफलता में बाधा डालने वाले तत्व। पहला है अमौद्रिक क्षेत्र की उपस्थिति। आप सभी जानते हैं देश में सभी काम मुद्रा सौदे से नहीं होता है ना। फिर उसके बाद आता है मुद्रा बाजार असंगठित होना। इसमें सिर्फ असंगठित होना मतलब कि सिर्फ बैंकों से ही काम होता हो जरूरी नहीं है, साहूकार, महाजन ये सब भी है। फिर नेक्स्ट है लोचदार बैंकिंग का अभाव। केंद्रीय बैंक एवं अन्य व्यापारिक बैंकों के बीच सही समन्वय नहीं रहता है, ये इसका बेसिक बाधा डालने वाले कारण में आता है। अगर हम इसके निष्कर्ष के रूप में चले, इसके निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं कि मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, इनके निष्कर्ष की अगर बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ तो इसमें नहीं है कि मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति दोनों ही देश की जो आर्थिक विकास है उसको प्रभावित करती है, और दोनों ही अपने अपने जगह बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों
आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा विषय सामग्री उपलब्ध कराऊँ। धन्यवाद। थैंक यू।